नमस्कार, स्वागत है आवाज़ अड्डा की इस खास पेशकश में। खास इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा नए सेटअप में देख रहे होंगे हमें, और एक ऐसे विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आम तौर पे आवाज़ अड्डा के प्लेलिस्ट से अलग होता है। ज़्यादातर उसमें आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इस तरह के इश्यूज़ पे चर्चा सुनते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसी चर्चा करने वाले हैं, ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर इंसान को कहीं ना कहीं टच करती है, कनेक्ट करती है। ख़ासतौर पर जो लोग शादीशुदा हैं, परिवार वाले हैं, उनकी लाइफ में 100% इसका असर है, और जो पोटेंशियल पेरेंट होने वाले उनकी लाइफ में भी इसका बहुत असर होगा। तो हमने सोचा कि इस पे बात ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ट्रिगर क्या था, मैं क्यों हमने ऐसा सोचा, वो हमने इसलिए सोचा कि एन.आर. नारायण मूर्ति का नाम आप सबने सुना होगा। इस देश के फाइनेस्ट ब्रेन है और फाइनेस्ट एंटरप्रेन्योर है, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं। एक हाल में भी बेंगलोर में एक बुक लॉन्च का इवेंट था, जिस पर उन्होंने एक बात कही कि पेरेंट्स को वॉक द टॉक करनी चाहिए। यानी आप अपने बच्चों से जो एक्सपेक्ट करते हैं, आपको भी वो करना चाहिए। ये बिल्कुल वर्बिटम उन्होंने जो रिपोर्ट किया गया वो लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पढ़े लिखें, खूब मेहनत करें, या वो उनकी लाइफ में जो एटिकेट्स आने चाहिए वो आपको भी करने चाहिए। यानी बच्चों के लिए पेरेंटिंग कैसी होगी, ये इस पर तय होगा। इसकी बहुत सारे लोगों ने ट्रोलिंग भी की, आलोचना की कि ये बहुत पुराने ज़माने की बात करें, आजकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो उनसे सवाल पूछा गया था कि सोशल मीडिया के इस ज़माने में कैसे बच्चों को एजुकेशन के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, चीज़ों के लिए तैयार किया जाए, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वॉक द टॉक होनी चाहिए। जो आप एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, वो आपको भी करना चाहिए। फिर उनसे एक और सवाल पूछा गया कि बहुत बच्चे आजकल कोचिंग बहुत पढ़ते हैं, क्या वो ठीक है? तो इस पर उनका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट ये है कि उनको नहीं लगता कि कोचिंग में बच्चों को जाना चाहिए। कोचिंग में वो बच्चे जाते हैं जो शायद स्कूल में ध्यान से नहीं पढ़ते, और इसलिए उनको कोचिंग में जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो स्कूल में ध्यान से, मदद से, अच्छे से पढ़ें, तो शायद उनको कोचिंग में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक सिस्टमिक क्वेश्चन उन्होंने क्रिएट किया। अब थोड़ा इसको कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। मैं थोड़ा लंबी बातचीत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आया कि ये शो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट हमें लगा, जिसकी वजह से हम कर रहे हैं। नारायण मूर्ति जी एक थॉट लीडर भी हैं, और अगर आप लोगों को याद है वो, और नहीं याद तो मैं याद दिलाता हूँ कि कुछ वर्ष पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो नए बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ के आते हैं उसमें से बहुत कम एम्प्लॉयबल होते हैं, यानी बहुत कम लोग तैयार होते हैं नौकरी करने के लिए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, इसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। फिर उन्होंने कुछ दिन पहले, यानी साल 6 महीने पहले, एक बात फिर कही कि लोगों को कम से कम 70 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में। इसकी तो बहुत ज़्यादा तीखी आलोचना हुई कि वो क्या कह रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम कराते हैं, क्या लोगों को वेकेशन का टाइम नहीं चाहिए, इसकी भी आलोचना हुई। और तीसरा स्टेटमेंट उनका ये है कि पेरेंटिंग में पेरेंट्स को वॉक द टॉक करनी चाहिए। आइए तीनों की एक सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी है जो शो के दौरान धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनकी बात कितनी सही है, कितनी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, और वो ये बात किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, और क्या वो कॉन्टेक्स्ट आज के ज़माने में बिल्कुल फिट बैठता है कि नहीं बैठता। इसी पे विस्तार से बातचीत करेंगे। तो जब हम ये शो डिज़ाइन कर रहे थे, इस प्लान को रख रहे थे सामने, तो हमारे इन हाउस ही बहुत इस पर डिस्कशन हुआ। तो मुझे लगा कि जब हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे दफ्तर में, हमारे कलीग्स के बीच में ही इसको लेकर के एक डिस्कशन है, तो आज के मेहमान में उनको भी शामिल करना चाहिए। तो जो दो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो विपिन भट्ट जी हैं, हमारे बहुत ही सीनियर कलीग, और मनोज श्रीवास्तव जी, बहुत ही सीनियर कलीग हमारे दोनों, और ये अड्डा के प्रोड्यूसर भी हैं। तो दो ये ख़ास मेहमान हैं, और दो इसलिए भी क्योंकि ये दोनों पेरेंट हैं, और दोनों के बच्चे उस जगह जहाँ पे बहुत पेरेंटिंग की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। इसके साथ हमारे तीन और मेहमान बाहर से हैं। डॉक्टर शैंकी कुमार हैं जो सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, कि साइकोलॉजी कैसे बच्चों की समझी जाए, प्ले हो। ज्योति गुप्ता जी हैं, डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं श्री राम यूनिवर्सल स्कूल की, और शुभ्रा चतुर्वेदी जी हैं, डायरेक्टर टी ट्रांस एजुकेशन की। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में कि ये जो इशू उठा है इसको कैसे डील किया जाए, और जो नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं उस बात में कितना दम है। तो विपिन जी, इस बात से आप कितना सहमत हो? नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं कि वॉक द टॉक करनी चाहिए। 100%। जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि वॉक द टॉक का मतलब क्या है, वो ये कह रहे हैं कि जो आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले वो खुद पेश करें, उसका उदाहरण बने,
और जो डिसिप्लिन आप बच्चों के अंदर चाहते हैं, पहले वो डिसिप्लिन अपने अंदर लेके आएं। छोटी छोटी बातें, मसलन टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अपने वर्क को प्रायोरिटाइज करना, आप कितना टीवी देखेंगे, आप कितनी देर खेलेंगे। अगर आप किसी ऐसी क्रिटिकल क्लास में हैं, मतलब 10th 11th 12th के स्टूडेंट है जहां आगे आपका करियर का एक बड़ा पड़ाव आने वाला है, तो प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करेंगे, पढ़ाई के लिए कितना टाइम, दूसरी चीज़ों के लिए कितना टाइम, टीवी कितना देखना है, आजकल आप मोबाइल, ये सब करते हैं? मोबाइल फ़ोन, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर बच्चा आपको देखेगा, मतलब ठीक है आपका काम अलग है, बच्चे से आपको पढ़ाई नहीं करनी, लेकिन आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप टाइम पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, आपकी बाकी की प्रायोरिटीज़ को आप कैसे सेट कर रहे हैं, आप घर के कामों में कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि आप वहाँ एक जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो बच्चा जो कि टीनेजर है, जैसे मेरा बेटा है 15 साल का है, क्लास 10th में है, तो अब वो ये चीज़ें समझता है कि क्या होता है ये सब कुछ। तो डेफिनेटली वो मुझे देखकर काफ़ी चीज़ों का अनुसरण करने की कोशिश करता है, या फिर जो मैं गलत कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल उनका भी करने की कोशिश करेगा, क्योंकि लगेगा कि बच्चे अपने पेरेंट्स को थोड़ा रोल मॉडल सा भी मानते हैं, क्योंकि उन्हीं को सबसे ज़्यादा देखते हैं। अब अगर आप खुद टीवी देख रहे हैं या मोबाइल में लगे हुए हैं और बच्चे से एक्सपेक्ट करें कि वो पढ़ाई करेगा, तो शायद ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप वो डिसिप्लिन शो कर रहे क्या हैं, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा? उन्होंने उदाहरण दिया हाँ कि मूर्ति जी और उनकी वाइफ सुधा मूर्ति जी, वो भी 3 घंटे पढ़ते थे जिस समय उनके बच्चे पढ़ रहे होते थे। आप पढ़ते हैं क्या? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, मैं पढ़ाई की जगह एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि दर्शकों को शायद उतना आइडिया ना हो, लेकिन हम क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर यहाँ बातें करते हैं, खाने पीने की बातें करते हैं, और पिछले कुछ दिनों में मैंने एक पर्टिकुलर फूड रिजिम पे काम किया कि भाई मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, एंड फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर हेल्थ एंड एवरीथिंग। तो उसका प्रभाव बच्चे पे आया। अब इन दिनों के जो बच्चे हैं काफ़ी हद तक जंक फूड्स में हैं, लाइफस्टाइल भी वैसी है। मैंने कई बार पहले समझाया होगा कि भाई ये खाना ठीक नहीं है, वो खाना ठीक नहीं है, जंक अगर आप खा रहे हैं कम करें, अगर आप बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ रादर बर्गर की जगह फ्रूट्स प्रेफर करें, ये वो तमाम चीज़ें, लेकिन वो बातें रहीं। लेकिन अब बिना बोले जब वो मुझे देखता है कि मैं बहुत रिगरसली, बहुत रिलीजियसली फूड हैबिट्स को फॉलो करता हूँ, तो मेरे बिना कहे वो काम हो गया। मैं देखता हूँ कि उसने भी आगे होकर कोशिश की कि वो अपनी फूड हैबिट्स को सुधारे, बेहतर चीज़ें खाएं। एक दिन उसने मुझे कहा कि मुझे वो मैगी आजकल के बच्चे काफ़ी खा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं मिलेट्स वाला कोई नूडल्स ढूंढता हूँ, और उसने इंटरनेट पे सर्च करके कहा कि ये मंगा के दीजिए। तो मुझे लगा कि ये देखकर वो उदाहरण आया। मैं अभी गणपति का उत्सव चल रहा है, कहीं किसी के घर गया, उन्होंने भी कुछ हेल्थ वेल्थ पे सवाल पूछे कि आप कैसे कर रहे हैं क्या, तो मैं बोलता उससे पहले उसने 4 उदाहरण गिना दिए कि नहीं आजकल ये ऐसे खाते हैं वैसे खाते हैं। मतलब वो कहीं ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व भी कर रहा है और उसको फॉलो करने की भी कोशिश कर रहा है, और ऐसे कई उदाहरण हम दे सकते हैं। तो आई थिंक आप जो बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि जैसा वो रहे, अगर आप वो करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि बच्चे उसको फॉलो करेंगे। मनोज जी, क्या ये पॉसिबल है एक आज के ज़माने के पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों के साथ इतना इन्वॉल्व हैं, वॉक दी टॉक करें, और बच्चे को ये ज़बरदस्ती देने की कोशिश करें, भैया देखो हम भी कर रहे हैं इसलिए तुमको भी करना है, या तुम कर रहे हो इसलिए हम भी करना है? क्या ये पॉसिबल है? और ये जितनी लॉजिकल बात लगती है क्या उतनी है? देखिए, लॉजिकल या प्रैक्टिकल बात बीच में कहीं होती है। पहली बात तो ये है कि एन.आर. नारायण मूर्ति को पूरा हक है कि देश के लोगों को बताएं कि पेरेंटिंग कैसे की जाए। उनको ये भी हक है कि वो लोगों को बताएं कि काम कितना किया जाए, 70 घंटे 72 घंटे। क्यों? क्योंकि एन.आर. नारायण मूर्ति एक तरीके से आप कहें तो दूरदृष्टा रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने जो काम किया, तो मानना पड़ेगा, ना सिर्फ उन्होंने अपना काम किया, अपनी कंपनी लगाई और इतना कमा के दिया दूसरे लोगों को भी, बल्कि उनके जो बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आज की तारीख में। उनकी बेटी ऋषि सुनक की पत्नी और उनके बेटे भी फाउंडर हैं AI कंपनी के, तो उनको पूरा हक है। एक आदर्श स्थिति वो लोगों के सामने रख रहे हैं। आदर्श आपके जीवन में कभी पूरा का पूरा उतरते नहीं है। ना मैं नारायण मूर्ति हूँ, ना विपिन जी हैं, लेकिन उन्होंने जो सुझाया है उसमें दम है। जैसा विपिन जी ने कहा, प्रैक्टिकल लेवल पे आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना, मैं मानता हूँ जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो आदर्शात्मक यथार्थवाद है कि आपका यथार्थ होना चाहिए, आदर्श की तरफ उसकी दिशा होनी चाहिए।
तो आप अगर वॉक द टॉक करते हैं घर में तो उतना ही फायदा आपके बच्चों को होता है। और अगर आप ये नहीं करते, जो कि हमारे कल्चर में है, हम हमेशा 2 चेहरे 10 चेहरे लेके चलते हैं, तो वो चीज आपके बच्चों पर असर करती है और आपके बच्चे भी उसी गंभीरता के साथ आपको लेते हैं जिस गंभीरता के साथ वो आप उनसे बात करते हैं। मतलब अगर आप खुद मोबाइल में बिजी हैं, कंज्यूमर अड्डा में हम लोग बुलाते हैं अक्सर, चाहे टेक साइड से लोग आए चाहे साइकोलॉजी साइड से आए, जब आप उनसे टेक हैबिट्स एडिक्शंस के बारे में बात करते हैं, वो लोग हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको बच्चों को मोबाइल छुड़ाना तो सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटी सी बात, आज के ज़माने में जहाँ पे मोबाइल पे ऑफिस चल रहा है, अब तो सरकारी विज्ञप्तियाँ ही मोबाइल पे ही मिलती हैं आपको ना, व्हाट्सएप के ज़रिए मिल रही हैं, वहाँ पे आप बिजी हैं किसी काम की वजह से, अब उसको क्या पता कि आप मनोज जी रील देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं। वही मैं बात कहने जा रहा था, एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सही बात है, आजकल तो हमारा 90% क्या 100% काम मोबाइल पर होता है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, टीवी पे ही बैठे कि बीच बीच में वो काम के लिए ही था, मैंने टॉयलेट में मोबाइल ले जाना शुरू कर दिया था कि भाई आप टॉयलेट सीट पर हैं, थोड़ी देर उतनी देर मेल देख लें या कुछ देख लें या चलिए सोशल मीडिया पे देख लें क्या अपडेट आया है, व्हाटएवर। देन आई रियलाइज कि ये गलत है, बच्चा भी उसका अनुसरण कर ही रहा था। जब मैंने बंद किया तो अब मैंने पाया कि धीरे से उसने भी प्रैक्टिस बंद कर दी। मैंने रात के लिए खुद के लिए थोड़ा सा एक डिसिप्लिन लिया कि चलिए नींद थोड़ी बेहतर होगी कि आधा 1 घंटा पहले मोबाइल छोड़ दिया जाए बिस्तर पे जाने से पहले। पहले शायद बहुत बार कहा होगा तो असर नहीं हुआ, लेकिन अब मैं देखता हूं कि धीरे से उसने भी बंद कर दिया। तो अगेन वो बात आई, जाने अनजाने जैसा भी हुआ कि बच्चे ने भी वो अनुसरण करने की कोशिश की जो आपने की। और दूसरा रिजल्ट देखिए, रिजल्ट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उनसे, मैं उससे अक्सर बात करता हूं कि आजकल मैं थोड़ा बेहतर सो पाता हूं, मुझे नींद अच्छी आती है, ऐसा वैसा, या हेल्थ वाइज कुछ वो देखता होगा मेरे अंदर चेंजेस, तो उसको लगता है कि हाँ इन्होंने करके रिजल्ट प्रोड्यूस किए, तो फिर वो वहां पर, क्योंकि आप कोरी बात करेंगे ना, बच्चा कभी नहीं मानेगा। ओके अच्छा, टीचर मैम के पास चलते हैं जरा, ज्योति गुप्ता जी के पास। ज्योति जी, पेरेंटिंग और स्कूल की पेरेंटिंग ना, स्कूल में भी आप लोग बहुत कुछ सिखा रहे हैं, क्या ये ज़रूरी कि एक बच्चे की सक्सेस में उसके पेरेंट भी उतना ही त्याग करें जितने वो कर रहे हैं, बच्चा कर रहा है, या ये ज़रूरी नहीं है? स्टूडेंट अपने आप उसको समझ सकता है, बच्चा अपने आप समझ सकता है, ठीक है एटिकेट्स तो सीख लेगा घर में जो है। आपको कितना ज़रूरी लगता है जो नारायण मूर्ति सर कह रहे हैं उस बात में कितना दम है? एक सक्सेसफुल इंसान के लिए कह लें या एक सक्सेसफुल बच्चे के लिए कह लें, उसमें इसका कितना योगदान है? इसमें 100% योगदान है। बच्चे वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं। चाहे हम स्कूल में टीचर्स से बात करते हैं या बच्चों से बात करते हैं, उनको यही बोलते हैं कि लीड बाय एग्जाम्पल। जो आप करेंगे, वो छोटे बच्चे जो कि इम्प्रेशनेबल एज में हैं, और जब मैं बच्चों की बात करती हूँ पूरे K-12 तक के, मतलब जो 11वीं 12वीं के बच्चे हैं वो भी बच्चे ही हैं, उनकी एज भी बहुत इम्प्रेशनेबल होती है। तो वो वही करते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं या उनके टीचर्स करते हैं। सो उनको हम लोग हमेशा पेरेंट्स को ओरिएंटेशन में बोलते हैं कि आप इसकी चिंता मत करिए कि आप कुछ कह रहे हैं तो आपके बच्चे वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, पर आप इसकी चिंता जरूर करिए कि जो बच्चे आपके देख रहे हैं और जो उनकी 2 आंखें देख रही हैं या जो वो सुन रहे हैं आपको करते हुए, तो वो जरूर करेंगे। तो आपको उसकी चिंता होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के सामने क्या करते हैं। अगर आप हर वक़्त फ़ोन पे लगे रहेंगे, आप हर वक़्त मोबाइल पे लगे रहेंगे या टेलीविज़न देखते रहेंगे, स्क्रीन टाइम अगर आपका बढ़ा हुआ है, तो आपके बच्चों का ज़ाहिर है बढ़ा हुआ होगा। तो आपको थोड़ा-सा समय पेरेंट्स को निकालना पड़ता है, जिसमें वो बच्चों के साथ अपनी वन टू वन बात करें या उनके साथ रीडिंग करें। जहाँ रीडिंग की हमारे नारायण मूर्ति साहब ने बात करी है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ना सिर्फ बच्चों को अपना होमवर्क करना या पढ़ाई करना, सेल्फ लर्निंग का टाइम उनके पास होना चाहिए, उसके अलावा उनको रीडिंग भी करनी चाहिए। क्योंकि जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं दुनिया में, अगर हम उनमें एक कॉमन चीज़ देखेंगे, वो ये देखेंगे कि वो बहुत पढ़ते हैं और बहुत किताबें पढ़ते हैं। तो जो बच्चे किताबें पढ़ते हैं, ये भी हार्वर्ड की एक स्टडी भी है कि अगर कोई भी बच्चा 20 मिनट रोज पढ़ता है, तो वो अपनी जिंदगी में 90% अपने पीयर्स से ज्यादा अच्छा करता है।
और वो जो है ज्यादा सक्सेसफुल भी होता है। तो बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स ये देखें कि वो सोशल मीडिया पे ना जाएं, वो टेलीविजन पे ना ज्यादा स्क्रीन टाइम करें, और बहुत ज्यादा उनको बच्चों को रोक टोक नहीं करनी चाहिए, पर खुद उसको दिखाना चाहिए, एग्जेम्पलीफाई करना चाहिए। तो बच्चे आज के जो हैं वो लॉजिक मानते हैं, वो थोड़ा-सा प्रमाण मानते हैं, तो उनको वो मिलेगा, तो वो भी वही करेंगे जो उनके पेरेंट्स कर रहे हैं। जी मैम, मैं सिर्फ आपको रोकूंगा यहाँ पे, क्वांटिफिकेट करना या उनको क्योंकि बताना वो ज्योति ठीक जी, नहीं। ये एक सर्टेन मेंटल मॉडल के फ्रेमवर्क में हो सकता है। मेरे साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं, डॉक्टर शैंकी। एक सर्टेन फ्रेमवर्क या मेंटल मॉडल में जब हम सोचते हैं कि एक ऐसा मिडिल क्लास परिवार है जिसमें पिताजी नौकरी करते हैं, वो 9 से 5 फिर घर आते हैं, फिर वो साथ में वो भी किताब पढ़ रहे हैं, या वो टीवी नहीं देख रहे हैं, या रील नहीं चला रहे हैं, तो बच्चा भी वैसे ही ना। लेकिन ये बहुत डाइवर्स कल्चर में अलग अलग है। पेरेंट है ही नहीं घर में, उनके जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि वो 16, 17, 18 घंटे काम करते, वो खुद ही कह रहे हैं कि 18 घंटे काम करना चाहिए, या उनकी शिफ्ट ऐसी को काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग प्रोफाइल से आते हैं। तो जो स्टैंडर्ड वो बता रहे हैं मूर्ति जी, क्या वो पॉसिबल है? एक सवाल। दूसरा, साइकोलॉजिकली आप बच्चे को कितना प्रेशराइज कर रहे हैं कि जैसे देखो आप, मैं जैसे कर रहा हूँ आप भी वैसे ही करेंगे, ये तो एक प्रेशर हो रहा है ना एक। इसमें मैं कहना चाहूंगी सबसे पहली चीज कि आप देख लीजिए अक्रॉस जितने सारे लोग हैं, चाहे वो घर परिवार के लोग हों, चाहे जो लोग आपके घर पे हेल्प करते हैं, चाहे सिबलिंग्स हो, अगर हम सब अपना स्क्रीन टाइम रिकॉर्ड करें और स्क्रीन टाइम देखें, तो आप देखेंगे हम सब फोन पे रहते हैं। चाहे काम के लिए, चाहे दूसरी चीजों के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो पेरेंट है, वो सिबलिंग है, वो कोई रिलेटिव है, वो घर का हाउस हेल्प है, तो आपका हर तरीके का एक्सपोजर सेम हो रहा है। दूसरा आपका सवाल है कि क्या हम बच्चे को कह रहे हैं वो करो। मैं आपको कुछ साइकोलॉजी फैक्ट्स बताती हूँ। जब एक बच्चा बड़ा होता है, 75% उसकी लर्निंग ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। आप देखेंगे छोटे बच्चे जिनके पास फोन नहीं होता, वो ऐसे हाथ लगा के मम्मी पापा की एक्टिंग करके दिखाते हैं बड़े होते हुए। उनको नहीं पता क्या हो रहा है, वो बस आपको मिमिक कर रहे हैं, जैसे मंकी मिमिक करता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी आपको इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझाने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण साइकोलॉजिस्ट बैंड्यूरा के नाम से, उन्होंने 1960s में एक रिसर्च स्टडी करी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने बच्चों को 3 डिफरेंट कमरों में भेज दिया। तीनों कमरों में बच्चों को एक बोबो डॉल दे दी। उस एक्सपेरिमेंट का नाम भी बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट था। एक कमरे में एक मॉडल था जो उस बोबो डॉल पे चिल्ला रहा था, उसको मार रहा था। दूसरे कमरे में वहां कोई मॉडल नहीं था, और तीसरे कमरे में एक मॉडल था जो नॉर्मली खेल रहा था। और वो कुछ घंटों तक उन कमरों में रहे। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये बच्चे इस बोबो डॉल से कैसा व्यवहार करते हैं, जिन बच्चों ने एग्रेशन देखा था, फिजिकल और वर्बल, उन सब ने बोबो डॉल को मारा, उस पे चिल्लाए, वही सब कॉपी किया। और ये बच्चे 3 से 6 साल की उम्र में थे। जिन बच्चों के वहां पे कोई मॉडल नहीं था, उनका एग्रेशन बहुत कम था। और जिन बच्चों ने देखा कि नॉर्मली इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो नॉर्मली इंटरैक्ट कर रहे थे। आप ये समझें, कुछ मिनट उस एनवायरनमेंट में रह के उन्होंने वो चीज पिकअप कर ली। तो जब बच्चे सारा दिन अपने पेरेंट्स में या बाकी लोगों में ये चीज देखते हैं, तो वो कितनी चीजें सबकॉन्शियसली ग्रैप्स कर लेते हैं और वैसा ही बिहेव करते हैं। मेरा एक सवाल और है, इसमें थोड़ा सा और डीप जाते हैं। 6 क्लास से लेकर के, तो बहुत छोटे बच्चों की आप बात कर रही थी, 6 से लेकर 12 तक बहुत प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं किसी स्टूडेंट की लाइफ के या किसी इंसान की लाइफ के। ज़रूरी नहीं ना कि उसके पेरेंट्स उस तरह के पढ़े लिखे हों या उतने ज़्यादा सेंसिटिव हों कि वो साथ में बैठ के उतनी मेहनत करें। तो वो कैसे सिस्टम बने? क्या वो एक इकोसिस्टम बनाने की बात हो रही है कि उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर आपने दे दिया कि अब अपने आप वो चलेगा, या फिर आपको उसके पैरेलल, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल में जो कहा ना, सुधा मूर्ति जी भी 3 घंटे बैठ के किताबें पढ़ती थी, ये पॉसिबल नहीं ना किसी के लिए कि वो भी 3 घंटे बैठ के पढ़ेगा। आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि एब्सोल्युटली आइडेंटिकल उसको समझना बहुत मुश्किल है। हम उसको कॉपी नहीं कर सकते, और एक चीज सब लोगों के लिए फिट भी नहीं बैठ सकती। बट जितना भी समय आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, आप उस समय क्या कर रहे हो?
माना आपके फादर शाम को 1 घंटे के लिए घर आके आपके साथ बैठे हैं। क्या आप उस टाइम उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं कि आपने आज क्या किया? आपने आज क्या सीखा? आज पूरे दिन में क्या रहा? या उस समय आप बस टीवी देख रहे हो या फ़ोन को देख रहे हो? अगर क्वांटिटी जस्टिफाई नहीं हो सकती, क्या वहाँ पे क्वालिटी है? क्या आप उस समय उनको थोड़ा चीज़ दिखा रहे हो बट क्या दिखा रहे हो? और हम एज़ इंडिविजुअल सिर्फ़ एक इकोसिस्टम में नहीं एग्री करते। अगर मैं एक और साइकोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम्पल दूँ तो ब्रॉनफेन ब्रेनर करके एक साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने कहा हम बहुत ही सामूहिक आदमी हैं। हम बीच में हैं एक सर्कल के, हमारे आस-पास हमारी फैमिली का पहला सर्कल आता है, फिर हमारे स्कूल का और पीयर्स का दूसरा सर्कल आता है, फिर हमारी कम्युनिटी और एनवायरनमेंट का, फिर सोसाइटी का सर्कल आता है। हर इंटरैक्शन से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये फेयर नहीं है कि हम सिर्फ पेरेंट्स या टीचर्स को बोलें, बट ये भी हमारे लिए समझना इम्पोर्टेंट है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा समय या तो एक बच्चा स्कूल में बिताता है या एक बच्चा घर पे बिताता है। वो जिसको भी देखता है, उन पैटर्न्स को सबकॉन्शियसली अडॉप्ट करता है। तो हमें एज़ अ सोसाइटी डिजिटली चीज़ों को हैंडल करना, अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, बट क्योंकि हम उस लेवल पे चेंजेस इतने नहीं कर सकते, बट इंडिविजुअल फैमिली लेवल पे आपके सिबलिंग, आपके टीचर, आपके पेरेंट, वहां पे वो चेंज करना डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। बट इवेंचुअली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये पूरा एक कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव होगा। ये जो लास्ट में आपने बात कही ना कि इशू तो सोशल है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे इसकी जो मरम्मत होनी चाहिए, दुरुस्ती होनी चाहिए, क्या वो पॉसिबल है क्या? शुभ्रा जी, आप मुझे बताइए, आजकल के ज़माने में जब लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है ना, अपनी लाइवलीहुड के लिए वो इतना परेशान रहते हैं कि अपने लिए टाइम तो है नहीं, बच्चे के साथ बैठ के कैसे पढ़ेंगे वो? तो एक बहुत ही आइडियलिस्टिक बात कर रहे हैं क्या नारायण मूर्ति जी, या फिर वो ये कह रहे हैं कि आप एक एटमॉस्फेयर बना दीजिए, बाकी फिर अपने आप चीज़ें ग्रो होंगी? नीरज जी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी, लाइक मनोज जी ने कहा कि मिस्टर नारायण मूर्ति हैज गॉट ऑल द राइट्स टू से समथिंग और गाइड अस, बिकॉज वो एक मॉडल है, रोल मॉडल है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन जैसा आपने कहा कि आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, हम लोग अपनी लाइवलीहुड, अपना, आप देखिए सॉफ्ट स्किल्स में सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल टाइम मैनेजमेंट सिखाई जा रही है कम्युनिकेशन के बाद। इसीलिए तो क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की इतनी ज्यादा मारामारी सबके पास है, everybody has got just those 24 hours, right? और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं, एंड फैक्ट है कि बच्चे उसको इंटरनलाइज करते हैं, उसको रेप्लिकेट करते हैं। लेकिन अगर हम पुरानी जनरेशन से, हम मिलेनियल से या जेन अल्फा से उनको कंपेयर करें, आजकल की जो पेडिग्री है बच्चों की, मुझे लगता है वो बहुत फर्क है। दे आर बोर्न डिफरेंटली, राइट? दे आर बोर्न विद अ डिफरेंट माइंडसेट। आप देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि बच्चे, जैसे आप एक टॉडलर को भी देखिए, 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा, 2 साल का पहली बार मोबाइल पकड़ेगा, अगर आप उसको चुपचाप ऑब्जर्व करिए, द वे दैट बच्चा स्क्रोल्स थ्रू द रील्स थ्रू मोबाइल, इट इज वेरी डिफरेंट। हमारे टाइम पे हमें अगर कोई दे भी देता मोबाइल तो हम उसे खिलौना समझ के शायद अलग रख देते, हमें समझ में भी नहीं आता कि हम उसे कैसे यूज करें। बट आजकल के बच्चों को आप देखिए, वो ऐसे, तो आई फील दैट दे आर बोर्न विद अ डिफरेंट पेडिग्री। और हमारे पास जहां तक कि टाइम मैनेजमेंट की बात है, सिर्फ इसमें मुझे लगता है एक ही चीज हो सकती है कि द पेरेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्योंकि सबसे ज्यादा पेरेंट्स का इफेक्ट होता है बच्चों पे, उनको थोड़ा सा कोलैबोरेट करके काम करना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स द इंटायर फैमिली, जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि फैमिली में जो जो होता है, जो जो अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंड द कोचिंग्स एंड द ट्यूशंस दैट दे टेक, फैमिली में जो जो है, जो जो मेंबर, एक एक मेंबर का मुझे लगता है बच्चे पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इट कैन नॉट बी होल सोल कि आप मदर को या आप फादर को कह दो कि आप जो कर रहे हो वो बच्चा रेप्लिकेट कर रहा है। नो, आई फील कि ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है पूरी फैमिली का। टीचर्स को रेप्लिकेट करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं, जिसको भी वो देखते हैं। और मैं ये बार बार कह रही हूँ नीरज जी के, ये जो बच्चों का पेडिग्री है, दिस इज डिफरेंट, क्योंकि इनको जो ठीक लगता है ये वो ही इंटरनलाइज करते हैं, ये वो ही रेप्लिकेट करते हैं, राइट? हाँ, ये है कि अगर वो कुछ गलत करेंगे तो दे आर स्मार्ट इनफ टू से कि आपने भी तो ऐसा किया था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, राइट? लेकिन उन्हें जो ठीक लगता है वो उतना ही इंटरनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है पेरेंट्स को एज अ फैमिली एंड एज अ यूनिट, इट हैज टू बी मोर ऑफ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। हम किसी भी एक पे नहीं डाल सकते हैं
कि the mother should do it, the father should do it, or the family members are responsible for it. No, it has to be a collaborative effort. तो बस ऐसा मेरा सोच। ये आपने और कॉम्प्लिकेट कर दिया। अभी तो माँ बाप भी जिम्मेदारी लेते हैं, आप करें पूरा घर, पूरे खानदान या स्कूल सब अड़ोस पड़ोस वाले ले। इट इज नॉट पॉसिबल। नीरज जी, सबको रेप्लिकेट कर रहा है बच्चा, सबको इंटरलाइज कर रहा है, सबसे यही तो मैं कह रहा हूँ, उसकी अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है जी। आपको कैसे पता कि वो अपने कमरे में बैठ के किताब पढ़ रहा है या शीशा देख रहा है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो पढ़ रहा है, वो नहीं पढ़ रहा है, वो कुछ सोच रहा है। उसने जो रील देखी थी स्कूल में उसके बारे में सोच रहा है, आपको लग रहा है वो पढ़ रहा है। मनोज जी, क्या ये संभव नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नारायण मूर्ति जी कह रहे हैं वो एक थॉट लेवल पे है, प्रैक्टिकल लेवल पे है, और आज के ज़माने में जो हो रहा है उसमें कितना फीजिबल है? देखिए, आज के ज़माने में चीज़ें पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हुई हैं। जो चैलेंजेस हैं पेरेंटिंग को, उसमें नंबर 1 पे टेक्नोलॉजी का एडवेंट आ गया है आज की तारीख में। जो सिद्धांत हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं वो भी बताएंगी, जो सिद्धांत गढ़े गए, जैसे फ्रायड को बहुत लोग रेफ़र करते हैं, तो फ्रायड ने जो स्टेजेस बताए हैं, फ्रायड के हिसाब से आइडेंटिटी जो है वो टीनेज के बाद, मतलब 17-18 से 20-22 साल की उम्र के बीच में लोग अपनी आइडेंटिटी फिक्स करते हैं। अभी बातचीत में आपने कहा कि उनकी अपनी आइडेंटिटी है, तो बच्चा जो है 3 साल की उम्र में रील्स देख रहा है, वहाँ पूरी दुनिया उसके हाथ में है, तो उसके नताइज आ रहे हैं, उसका असर हो रहा है। लेकिन फंडामेंटली ह्यूमन साइकोलॉजी वही है। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एक बच्चे की नज़र में उसके पेरेंट्स होते हैं। हमारे जैसे सेटअप में और दुनिया में लगभग हर जगह यही सिस्टम चलता है। तो जो फादर है वो सबसे बड़ा पावर सेंटर होता है बच्चे की नज़र में। आप जब उसके साथ जो व्यवहार करते हैं उसको पावर के साथ नेगोशिएट करना भी सिखाते हैं। एक बच्चा जिसके साथ आप वॉक द टॉक कर रहे हैं, उसकी नज़र में आप जितने ट्रांसपेरेंट हैं, या ट्रांसपेरेंसी का जो कॉन्सेप्ट उसके मन में बन रहा है अपने पिता के थ्रू, माता पिता के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, वो उसके काम आता है हर तरीके से, सिर्फ पढ़ाई में नहीं। मतलब आप लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा मोबाइल ना ले तो आप भी ना ले, लेकिन ये चीज़, ये थ्योरी हर जगह अप्लाई होती है, खास करके टीनेजर बच्चों के मामले में आपको करके दिखाना होता है। पिपिन जी ने एग्जाम्पल दिया कि आप दिखाते नहीं भी हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, तब भी बच्चा सीख रहा है। तो ये जो थ्योरी नारायण मूर्ति ने दी है, ये थ्योरी मेरे हिसाब से क्लासिकल थ्योरी है, प्रैक्टिकल थ्योरी है, क्लासिकल है, प्रैक्टिकल है, और मतलब ये हर समय रहेगी। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप अपना काम धंधा छोड़ के घर में एग्जाम्पल सेट करने में लग जाइए। ये क्लासिकल थ्योरी है विपिन। हाँ, क्लासिकल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्लासिकल सिद्धांत ये होता है कि एक बार बना दिया गया और वो आइडियल रूप में आपके सामने है, और बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप भी उसके साथ उतनी मेहनत कर रहे हैं। आप नॉवेल ही पढ़ रहे हैं, फिक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए कि हम आपके साथ। हाँ, आप पढ़, कोई जरूरी नहीं कि आप पढ़ के मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्यों ज़रूरी होना चाहिए? आपने क्या ऐसा इन्वायरमेंट अपने घर में क्रिएट किया है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सोफे पे बैठा हूँ खाली, और मैं हो सकता है मैं टीवी देख रहा हूँ, आप अपने कमरे में बैठ के पढ़िए ना। वो क्यों नहीं पढ़ता? मेरे को ये सवाल आपसे पूछना है। नहीं, देखिए, अभी जैसे उसको इतना इमिटेट कराने की जरूरत क्या है? नहीं, जैसा शंकी अभी कह रही थी ना, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, साइकोलॉजिकल इकोसिस्टम है। हो सकता है कोई बच्चा अकेले में बैठ के पढ़ भी ले, हो सकता है कि कोई बच्चा बहुत एफर्ट ये सब कुछ करने के बाद भी ना पढ़े, केस कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें आइडियल सिचुएशन क्या है, और जैसा मनोज जी ने अभी कहा कि हम हर चीज प्लान करके नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक एक सिस्टम में होगी कि भाई आप बेहतर रहने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चा उससे बेहतर सीख रहा है। हाँ, ये जरूर, जैसे मैं, चलिए अभी तो मैंने बात की मेरे और मेरे बच्चे के लिए, मैं अपने बचपन में जाऊं। सो आपने सही कहा, पिताजी भी पढ़ाते थे, लेकिन माताजी के पास ज़्यादा टाइम रहता था क्योंकि वो हाउसवाइफ थी, और उन्होंने मुझे 10th तक शायद पढ़ाया होगा। उनको कितना मेरा वो चीज़ें समझ में आ पाती थी, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं थी, उन्होंने 12th ही किया था, उसके ऊपर नहीं, लेकिन वो मुझे पढ़ाती थी। तो वहाँ उनका एक एफर्ट था, वो एक सिस्टम मुझे देने की कोशिश कर रही थी, एक डिसिप्लिन मुझे देने की कोशिश कर रही थी, और मुझे आज लगता है कि मुझे उसका फायदा हुआ। वो ट्यूशन वाली बात भी शायद नारायण मूर्ति साहब ने कही ना। एग्जैक्टली, मैं उसको भी लाने वाला हूं। देखिए, हम जिस समय के हैं आज, तो ट्यूशन का मामला बिल्कुल अलग हो गया है।
उस समय में ये माना जाता था कि ट्यूशन वही बच्चा पढ़ता है जो कमजोर है, ठीक है, जिसको क्लास में समझ में नहीं आता है या जिसके घर पर पेरेंट्स उसके साथ नहीं बैठ पा रहे हैं, वो बच्चा पढ़ता है। और एक हद तक वो बात ठीक थी, आज के संदर्भ में हम आगे बात कर लेंगे। तो वाकई में उस चीज का फर्क पड़ा कि आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे या मेरी मदर बैठी या मेरे तो बड़े भाई भी थे, वो भी मुझे पढ़ाते थे। उन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है। मतलब आपके अंदर एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, जाने अनजाने। आप ऐसा बहुत सोच समझ के नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन सिस्टम डेवलप हो जाता है। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता का कोई पता नहीं है कि उनको बोल भी रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपना पढ़ लेते हैं। घर में कोई माहौल नहीं है पढ़ने का, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। और कई जगह बहुत ज्यादा दिया जाने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं किसी को आने नहीं देना है, टीवी इतने वक्त बंद रखना है, बहुत डिसिप्लिन लाद दिया, तो भी नहीं कर पाते। मेरा कहना यह है बीच में जो नेचुरल है उस पे जाइए, एफर्ट कीजिए, उसके बाद जो होता है वो हो जाएगा। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। साइकोलॉजी एट प्ले है। ज्योति जी, एक सवाल और उन्होंने कहा है कि जो बच्चे बहुत कोचिंग जा रहे, एक्चुअली उनसे कोटा के संदर्भ में पूछा गया था कि बहुत सारे लोग आजकल वहाँ पे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि जो बच्चे कोचिंग बहुत जा रहे हैं ना, इसका मतलब वो स्कूल में नहीं ध्यान से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के दो इंटरप्रिटेशन है कि स्कूल एट फॉल्ट, पढ़ाई नहीं जा रही स्कूल में, और दूसरा बच्चा भी नहीं पढ़ रहा होगा। अब बच्चा नहीं पढ़ रहा इसलिए मैं बच्चे गलती नहीं मानता, मुझे लगता है कि शायद स्कूल में नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, या स्कूल में उसको पढ़ने के लिए एटमॉस्फेयर नहीं दिया जा रहा होगा। डोंट टेक इट पर्सनली। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आजकल मैंने देखा बच्चे 5वीं क्लास का भी ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने तो जाके इंटर में ट्यूशन पढ़ा था। देखिए, इसके दो कारण हैं। पहले भी हमने अभी बात करी है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं घर पे, और उनको ये लगता है कि कोई ना कोई सुपरवाइजिंग या सुपरविजन उनको चाहिए, जो बच्चों को होमवर्क करा सके या लर्निंग करा सके या रिकैपिचुलेशन करा सके। तो वो अपना काम जो है वो कोचिंग सेंटर्स पे डाल देते हैं, जो 1-on-1 ट्यूशंस होती हैं। ये तो उन बच्चों का है जो 10वीं तक के बच्चे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, पर कहीं ना कहीं पेरेंट्स जब खुद ये इंश्योर नहीं कर पाते कि बच्चे बैठे घर पे और पढ़ाई करें, तो उनको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ती है। पहले जब हम बड़े हो रहे थे तब घर परिवार में बहुत सारे लोग होते थे, मदर्स होती थी तो वो घर पे ही रहती थी, तो एक एटलीस्ट डिसिप्लिन रहता था कि कोई ना कोई मॉनिटर करता था कि बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, खेलने के टाइम पे वो बाहर जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, खेल भी रहे हैं। हमारे तो पेरेंट्स ऐसे थे कि संडे की अपनी जो पिक्चर होती थी वो भी छोड़ दिया करते थे। जब हमारे इम्तिहान होते थे वो कहते थे ठीक है आप टीवी नहीं देखेंगे तो हम भी टीवी नहीं देखेंगे। वो सैक्रिफाइस हमने अपनी जिंदगी में देखा हुआ है। जब हम बच्चों की बात करते हैं, सुसाइड्स की बात करते हैं, या 11th-12th के बच्चों की बात करते हैं जो कि IIT टेस्ट प्रेप या मेडिकल टेस्ट प्रेप के लिए रेगुलर स्कूल छोड़ के कोचिंग सेंटर्स पे डिपेंड करते हैं, तो वहां पे हम लोगों को ये देखना होगा, ये बहुत गहरी बात है कि जो स्कूल का करिकुलम है, जो 11th-12th के एग्जामिनेशंस देने का करिकुलम और जो कि सिलेबस टेस्टिंग में आता है, उन दोनों में बहुत फर्क है। और स्कूल्स के पास बैंडविड्थ नहीं होती कि वो अपना स्कूल का सिलेबस भी पढ़ा पाए और IIT की कोचिंग्स का या नीट की कोचिंग्स का या क्लैट की कोचिंग्स का भी, या अब तो CUET आ गया है, उसका भी वो सिलेबस स्कूल में पढ़ा पाए, क्योंकि वो दोनों सिलेबस कन्वर्ज नहीं करते। इसके साथ इसके अलावा बच्चे जो हैं जब कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर में दूसरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है और स्कूल में दूसरा टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है। उनको लगता है कि स्कूल की फीस तो देनी है क्योंकि पेरेंट्स दे ही रहे हैं, पर कोचिंग सेंटर्स जहाँ की इतनी बड़ी फीस गई है, इट इज अ इंडस्ट्री ऑफ 97,000 crores एंड द स्कूल एजुकेशन इज ओनली 3% ऑफ दैट। सो उनको ये लगता है कि जहाँ 4 लाख 5 लाख रुपए हमारे पेरेंट्स ने वहां पे खर्चा किया है, पेरेंट्स भी उनको प्रेशराइज करते हैं, तो वो कोचिंग सेंटर को स्कूल से थोड़ी सी ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर वो एक दिन स्कूल नहीं आएंगे, 1 घंटे की एक सब्जेक्ट में क्लास मिस करेंगे, लेट अस से फिजिक्स की या मैथ्स की या केमिस्ट्री की या बायो की 1 घंटे की क्लास उन्होंने मिस की है, तो अगले दिन जब वो स्कूल आते हैं तो उनको समझ में आता है और स्कूल आगे बढ़ता चला जाता है।
तो बच्चे एक विशियस सर्कल में आ जाते हैं, वो कोचिंग सेंटर पे ज्यादा बिलीव करने लगते हैं, ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं और स्कूल उनका पीछे छूटता चला जाता है। अब हर बच्चा तो आईआईटी में नहीं निकल सकता या वो मेडिकल क्रैक नहीं कर सकता। जो बच्चे होते हैं जो दोनों को एक सही संतुलन से बनाए रखते हैं, 11th भी ठीक से पढ़ते हैं, 12th भी ठीक से पढ़ते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। बट 95, 98% of the children or 99% of the children who are giving the exam are not able to make it there. So that calls for the stress of the children. तो मैं ये नहीं कहूंगी कि स्कूल ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं, ये हम लोगों का माहौल इस तरीके का बन गया है कि बच्चे गुमराह हो रहे हैं। डमी स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स अपने पैसे कमाने के लिए पेरेंट्स को, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। तो एक मुहिम चली हुई है जहाँ पे बहुत सारे इन चीजों को टैप किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने भी बहुत कदम उठाए हैं इसको कर्व करने के लिए। शुभ्रा जी से फिलहाल ये क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। शुभ्रा जी, ये बताइए, क्या ये एक पीयर प्रेशर है, एक रैट रेस है कि सबके बच्चे जा रहे हैं कोचिंग में तो हमारा भी जाना चाहिए, वो बिना कोचिंग जाए तो आईआईटी हो ही नहीं सकती उसकी? एक है, माँ बाप के अंदर भी हम लोग देखते हैं, अच्छा उनका बच्चा उधर इस वाली कोचिंग में जा रहा है तो मेरा भी जाएगा, क्यों नहीं जाना चाहिए? लेकिन इसमें एक बहुत बेसिक क्वेश्चन खड़ा होता है कि ये सिचुएशन बनी क्यों? हम आज की बात कर रहे हैं कि ये फलाने कोचिंग में, ढमकाने कोचिंग में जा रहे हैं, लेकिन कोचिंग जाने की नौबत या कोचिंग का बिजनेस $2 बिलियन का बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई, तब बच्चा वहां गया। क्या लगता है आपको ये ऐसी सिचुएशन है? नीरज जी, देखिए, अभी मेरा एक दिन ऐसी बात पे अपने स्टूडेंट से डिस्कशन हो रहा था, तो उन लोगों का काफी इस बात को लेकर रिजेंटमेंट था, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रिंसिपल्स एंड ऑल द गवर्निंग बॉडीज ऑफ ऑल द स्कूल्स, कि अब उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई नहीं प्रोवाइड की जा रही है वाकई में जैसे पहले कराई जाती थी, जो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि कोचिंग्स और ट्यूशंस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं सबकी लाइफ में। दूसरी बात जो आपने कहा, पीयर प्रेशर, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अब जो पेरेंटल गाइडेंस है, पेरेंटिंग की जो गाइडलाइंस हैं और जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा। पहले जैसा होता था अब वैसा कुछ भी नहीं होता। एक ये पीयर प्रेशर जो आपने कहा, एक रैट रेस, देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन इवन अमंग्स्ट द पेरेंट्स, and मतलब I am very open in saying this, I have no qualms in saying this, कि इसमें हम पेरेंट्स को नहीं ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इस कदर प्रेशर है बच्चों को हर तरीके का एक्सपोजर देने का, अपॉर्चुनिटी से एक्सपोज करने का, क्योंकि उनके साथ वाले कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि अगर हमारे बच्चे को ये पर्टिकुलर चीज नहीं मिल रही है तो वो कहीं किसी से पीछे रह जाए। एंड देन आज थोड़ा सा आजकल के बच्चे ज्यादा, मुझे लगता है, दे नो हाउ टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स, तो उनको ये लगता है कि भाई हम अपने पेरेंट्स को कहीं कल को ये ना सुनने को पड़ मिले कि अगर आपने मुझे उस कोचिंग में भेज दिया होता तो आज मैंने भी क्वालिफाई कर लिया होता। तो एक ये भी अजीब सा प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं है, इस वजह से भी कोचिंग एंड यू नो द अदर ट्यूशन जो है, जो अवेलेबल हैं, उनको पेरेंट्स को रिजॉर्ट करना पड़ता है उसके लिए। एक डेफिनेटली देयर इज अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंगस्ट जी शुभ्रा, एक मिनट रुकिए, मेरे पास 2 पेरेंट बैठे हुए हैं और दोनों के बच्चे हमको उस वर्ष पहले, मनोज क्या कोचिंग में कुछ अलग पढ़ाया जाता है जो कॉलेज में, स्कूल में नहीं पढ़ाते? बिल्कुल, देखिए, एक तो ये है कि ये बाहर से आ रहा है, सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, किताबें डिजाइन करती है, सीबीएसई करिकुलम डिजाइन करता है सारे, और जो एग्जाम्स होते हैं, अब एनटीए एग्जाम्स ले रहा है, इस बार जो क्योस हुआ आपने देखा होगा, तो क्या है कि जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो अब समझो वेद है, बिल्कुल कॉन्साइज्ड, इनक्रिप्टेड। एनसीईआरटी की किताब एक इनक्रिप्टेड किताब है, जिसको खोलने के लिए, स्टूडेंट को समझाने के लिए जो टीचर्स चाहिए वो स्कूल में है ही नहीं। हमने तो टीचर्स प्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया ना। भारत में हमारे पास इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पुलिस सर्विस है, पढ़ के तो लोग आईएएस निकाल रहे हैं। हाँ, लेकिन नहीं, आईएएस निकालना एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास टीचर्स नहीं है उस क्वालिटी के। तो इसलिए अगर आपके बच्चे को कंपटीशन में जाना है 12th के लेवल पे, आईआईटी या मेडिकल के लिए, तो आपको कोचिंग के पास जाना ही जाना होगा। अदरवाइज पेरेंट्स में कोई एक ऑलरेडी ऐसा होना चाहिए जो कि आईटी लेवल पे गाइड कर सके आपको, मतलब वो एक अलग सेपरेट काम है। लेकिन अगर वो 1 साल नहीं है लगेगा। अगर आप कोचिंग में नहीं भेजते हैं बच्चे को,
आपका बच्चा चाहे कितना भी अच्छा पूरे स्कूल में पढ़ता रहा है, हाँ। जो प्रैक्टिकली मेरा एक मिनट एक्सपीरियंस विपिन, आपका एक मेरे को हाँ या ना जवाब दीजिए। कोचिंग में पीयर प्रेशर में आप लोग भेजते हैं या वहां की पढ़ाई डिफरेंट है इसलिए भेजना पड़ता है? नहीं, पीयर प्रेशर का भी रोल है, लेकिन कोचिंग के अलावा हमारे पास क्या उपाय है? या तो हम कोचिंग भेजें। नहीं तो स्कूल पढ़ के नहीं पास कर सकते। देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। इसका जवाब थोड़ा गहरा है, इसका जवाब, और जो मनोज जी कह रहे हैं उसी को मैं सेकंड कर रहा हूँ। स्कूल है टेस्ट क्रिकेट, और आपको कोई भी 20-20 खेलना आईआईटी है। या कुछ है वो T20 है। दोनों की ट्रेनिंग एक जैसी नहीं हो सकती। आईआईटी का पैटर्न जो है वो स्कूल की पढ़ाई से नहीं निकल सकता, और अगर आपको वाकई में ये खत्म करना है कोचिंग का धंधा, तो आप जैसी 12th की एग्जाम इधर लेते हैं वो या तो आईआईटी की एग्जाम बना दीजिए, या जो आईआईटी या फॉर एग्जांपल कोई एंट्रेंस एग्जाम है उसको स्कूल की एग्जाम बना दीजिए। ये दोनों एग्जाम के पैटर्न में जमीन आसमान का इतना अंतर है, और उसी अंतर को पाटने का काम कोचिंग करती है। बहुत फोकस होकर आपको पढ़ाई करवाती है। प्रैक्टिकली मैं तो झेल रहा हूँ नीरज जी, और मैं इसलिए और पूछा। ये मैं झेल अपने रहा हूँ, अनुभव से भी मैं कह झेल रहा रहा हूँ, हूँ, और आज के बहुत अनुभव से उत्साह भी। से मैं आपको ये बात नहीं बता रहा हूँ। मैं झेल रहा हूँ। मेरा जो वार्ड है वो कोचिंग में जाता है, इंडिया के टॉप ब्रांड में जाता है, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। मेरा बच्चा स्कूल में भी जाता है, और मुंबई के मतलब अच्छे माने हुए स्कूल में जाता है। फिर भी कोचिंग में जाना इसके- पड़ता है। नहीं, कोचिंग जाता है, और उसके ऊपर से मुझे सब्जेक्ट वाइज ट्यूशन भी लगाना नहीं, पड़ा है। ये अब रुकिए, आप मेरे को ब्रेक भी लेना है। ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट और गंभीर बात हो गई कि टॉप ब्रांड स्कूल में, टॉप ब्रांड कोचिंग में, और उसके बाद सब्जेक्ट ट्यूशन भी। सब्जेक्ट ट्यूशन भी। तो इसका मतलब 10 सेकंड में मैं इसका एक आंसर छोटा सा बहुत देना चाहूंगा। 10 सेकंड में, हाँ। बिल्कुल, कि देखिए हमारा इसका पूरा जवाब है हमारा एजुकेशन सिस्टम। बहुत सारे लोग आजकल फॉरेन पढ़ने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होती, वहां पर आपके मार्क्स बेसिस पे आपको इंजीनियरिंग तक में एडमिशन मिलता है। वो सिस्टम हमारे यहाँ आएगा तो इसकी जरूरत ही हट जाएगी। इसका एक जवाब ज्योति जी से भी लेंगे, और फिर इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटा सा एक ब्रेक लेके तुरंत वापस आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है कि पेरेंटिंग का कितना असर होना चाहिए या होता है, और कितनी ज़रूरी है बच्चों के फ्यूचर के लिए, लाइफ के लिए, उनकी सक्सेस के लिए। काफ़ी हॉट डिस्कशन अभी यहाँ पे चल रहा था कि कोचिंग के भी मामले बहुत आ रहे हैं। ज्योति जी, बहुत छोटे में मुझे जवाब चाहिए कि भाई ये तो मतलब एक तरीके से ये आ रहा है कि स्कूल में शायद उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं हो रही, लोग सारे कोचिंग भाग भाग के जा रहे हैं, या हो सकता है पैटर्न डिफरेंट हो एग्जाम का। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जो एग्जाम आता है कंपटीशन के लिए, उन दोनों के सिलेबस में थोड़ा सा अंतर होता है, बट जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। तो बच्चों को उसकी तैयारी करने के लिए स्पेसिफिक कोचिंग लेनी पड़ती है, और वो जब कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो वो स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसको कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स स्कूल के बाद नहीं चलते हैं, वो स्कूल टाइम में भी चलते हैं, और वीकेंड बैचेस भी होते हैं उनके। और बच्चे में फिर कहूंगी, उनको ये लगता है कि अगर हम कोचिंग सेंटर में नहीं जाएंगे तो हम आईआईटी या नीट नहीं क्रैक कर पाएंगे। इस चक्कर में वो बच्चे स्कूल की क्लासेस को छोड़ देते हैं, और बाद में उनको ये रियलाइज होता है कि हम लोग जो डेरिवेशंस सीबीएसई के इम्तिहान में हम लोगों को लिखने हैं, हम वो भी नहीं कर पाएंगे, तो उनको फिर इंडिविजुअल ट्यूशंस भी लेनी पड़ती। इसका इलाज सिर्फ यही है कि दोनों के सिलेबस को कन्वर्ज किया जाए। जो जिस तरीके का क्वेश्चंस का पैटर्न जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का है, वही स्कूल के एग्जाम्स का भी हो, और स्कूल्स को भी अगर ज्योति जी मैं रोकूंगा, समय एकदम कम है मेरे पास, तो मैं छोटे छोटे जवाब ले रहा हूँ। डॉक्टर शैंकी, मुझे ये बताइए, क्या ये एक पेरेंटिंग का फॉल्ट है क्या? आज से 40 साल 30 साल पहले ऐसा थोड़ी था कि आईआईटी का सिलेबस और कॉलेज का सिलेबस एक जैसा था, तब भी डिफरेंस थे, तब इतने लोग कोचिंग में नहीं जाते थे। आज तो शायद पूरी क्लास कोचिंग पढ़ती है, और 5वीं क्लास से शुरू हो जाती है कोचिंग। बिना कोचिंग के लगता 6th क्लास भी नहीं पास कर पाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक पेरेंटिंग का भी मुझे लगता है इशू खड़ा हो गया कि उनको लगता है कि कोचिंग से ही बच्चे का भविष्य बनेगा। क्या ये एक साइकोलॉजिकल इशू है? आई वुड से हम इससे भी एक स्टेप पीछे लेते हैं।
हम सिर्फ पेरेंट्स या टीचर्स या बच्चे सबको एक इंसान के दायरे में रखते हैं और एक चीज समझते हैं कि ऐसे बदलाव आ क्यों रहे हैं। मैं फिर से एक साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को लाना चाहूंगी जिसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। जूलियन रॉटर करके साइकोलॉजिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि आप एज एन इंडिविजुअल अपना लोकस ऑफ कंट्रोल कहाँ मानते हो। या होता है वो इंटरनल या होता है वो एक्सटर्नल। कुछ परसेंटेज इंटरनल हो सकता है और कुछ परसेंटेज एक्सटर्नल हो सकता है। आप पहले के टाइम पे देखें तो सारे लोग कहते थे मेरे पास ये चीजें हैं और मैं इनसे ये कर सकता हूँ। मैं स्कूल में जा रही हूँ, मैं यहाँ ये पढ़ाई कर सकती हूँ, मेरे पेरेंट्स इतना टाइम दे सकते हैं, इतने पैसे हैं, ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है और मैं इनमें जो बेस्ट कर सकती हूँ कर लूंगी। आज अगर आप देखें, हर इंसान, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो एक पेरेंट हो, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर का पर्सन हो, सब वो चीजें एक्सटर्नली सोच रहे हैं कि बाहर से कोई आएगा और ये चीजें ठीक हो जाएगी। पेरेंट्स सोच रहे हैं अगर हम टाइम नहीं दे सकते तो टीचर की ड्यूटी है, वो सब ठीक कर देगी। टीचर्स कह रहे हैं कि हम सब कर रहे हैं बट बच्चा नहीं पढ़ रहा। बच्चा कह रहा है आप मुझे उस एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर में नहीं भेजते पापा, इसलिए मैं ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा। हर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी और किसी को देना चाह रहा है और ये देखने की कोशिश कर रहा है कि इस इक्वेशन में मेरे पास क्या नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि जब आप अपने घर परिवार में या कोई भी कॉन्वर्सेशंस करते हैं, कितनी बारी हम सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं। हमारे पास ये नहीं है इसलिए ये चीज ऐसे नहीं हुई, ये होता तो फिर ऐसे हो जाता। और बच्चे जिन चीजों को सुनते हैं, जिस माइंडसेट को अपने आसपास देखते हैं, वो उन्हीं माइंडसेट को अब्सॉर्ब करते हैं। हमें आज खुद लगता है अगर मेरे पास ये वाली चीज होती तो मैं पता नहीं क्या कर देती। बट आप हिस्ट्री देखिए, आप फैक्ट्स देखिए, जितने भी वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लोग हैं, किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, इंडिया में या बाहर, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। गूगल एक गराज में शुरू हुआ था, एप्पल एक गराज में शुरू हुआ था। नारायण मूर्ति जी का एग्जाम्पल लें तो उन्होंने और उनकी वाइफ ने अपनी ज्वेलरी तक लोन पे रखी थी लोगों को पेमेंट देने के लिए, कुछ बैंक ने उनको लोन नहीं दिया था। आप जब तक अपनी सिचुएशन में एक्सटर्नल चीजों को सोचेंगे कि ये सब हो जाएगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, वो कभी नहीं होगा। नहीं, डॉक्टर शंकी, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। एक बच्चा था जिसके माता पिता थे, मतलब दो भाई और माता पिता। पिता पढ़े लिखे थे, जॉब करते थे, माता को सिर्फ अक्षर ज्ञान था। एक गांव में रहते थे, छोटे से कस्बे में रहते थे। बड़ा लड़का पढ़ने में अच्छा था, छोटा लड़के का बिल्कुल मन नहीं लगता था पढ़ने में। वो स्कूल जाना उसके लिए मुश्किल है, वो नीचे से पहले नंबर पे आता था। वो उसकी माँ इससे बहुत परेशान थी, जो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी और कुछ नहीं जानती थी वो, लेकिन वो बहुत परेशान रहती थी कि कैसे इसको ठीक किया जाए, ये तो पढ़ता ही नहीं, क्योंकि उनका घर पूरा पढ़ने लिखने वाला था, उनके पिताजी टीचर थे। तो उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने उस बच्चे से को कहा एक दिन कि तुम मेरी एक बात मानोगे? उसने कहा हाँ बताइए क्या? बोले तुम्हें इस कमरे के अंदर सिर्फ 3 घंटे बैठना है और कुछ नहीं करना है। उसने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, ये घटना बिहार की है। तो वहाँ पे खाने के लिए मिठाई बनती है जिसका मनोज जी नाम बताएंगे। उन्होंने कहा वो हर घंटे पे एक देंगे हम आपको। बच्चा इस लालच में था कि चलो कुछ खाने को मिलेगा, बैठना ही तो है, क्या काम करना है। बच्चा उस कमरे में चला गया। उस कमरे में एक चारपाई है, कुछ भगवान के कैलेंडर टंगे हुए हैं और एक कुर्सी पड़ी और कुछ नहीं उसके अंदर। बच्चा बैठा रहता है, थोड़ी देर तक बैठा रहता है, 1 घंटे बाद उसको लगता है समझ में मैं करूँ क्या यहाँ पे बैठे, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं सो भी नहीं सकता है। तो पूरे कमरे में चक्कर लगाता है। थोड़ी देर में वो देखता है कि उसके किनारे कोने पे उसका बस्ता रखा हुआ है। उस बस्ते से वो किताब निकालता है और उसको पढ़ता है। उसको अच्छा लगता है। उसको ये एक्सपीरियंस होता है कि मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ा ही नहीं था यार, पढ़ने में भी मज़ा है। उसके बाद वो पढ़ता रहता है। 3 घंटे बाद जब उसकी माँ उस कमरे से उसको बाहर निकालती है तो वो कहता है कल से मैं स्कूल जाऊँगा। और वो बच्चा न सिर्फ पढ़ता है, वो टॉपर बनता है। और बच्चा कौन है, ये सत्य घटना है, मेरे मन की गणत नहीं। उनका नाम है प्रोफेसर H.C. वर्मा। वो हिंदुस्तान के जाने माने साइंटिस्ट हैं और किताब पढ़ते हैं सारे बच्चे। एग्जैक्टली उनकी किताबें बच्चे पढ़ते हैं। और उन्होंने हिंदी में लिखा है, पटना कॉलेज में टॉप किया है, IIT से PhD की है और आज भी 10 लड़कों को PhD करा रहे हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे 2 है कि आप अपने घर में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं क्या। ज़रूरी नहीं कि आप 4 घंटे बच्चे के साथ बैठ के पढ़ें। उसकी माँ ने जो प्रयोग किया उसकी 2 स्टोरीज है। उन्होंने वो एटमॉस्फेयर दिया कि बच्चा पढ़े कैसे,
और दूसरा संस्कार, उस बच्चे के पास ये ऑप्शन था, दरवाज़ा खोल के चला जाता, कोई हथकड़ी थोड़ी लगी थी बैठने के लिए, लेकिन उसने सोचा नहीं, ये तो मर्यादा की बात है कि मैं कमरे से बाहर नहीं जा सकता, मैं बैठूंगा 3 घंटे यहाँ पे, और उसने पढ़ा। तो शायद नारायण मूर्ति जी ये कहना चाहते हैं कि आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि बच्चा उसके लिए पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। उसको वर्बिटम कि मैं 3 घंटे साथ में लेके किताब बैठूंगा या मैं भी मोबाइल नहीं टच करूंगा, ये नहीं कहना चाहते शायद वो। मनोज जी, क्या इससे सहमत है आप? जी, मैं इससे सहमत हूँ। और ये बात भी है कि देखिए, सब आप ऑल सेड एंड डन, कोचिंग वोचिंग की हमने बात की, उसमें मुख्य बात यह है कि कोऑर्डिनेशन की कमी है। स्कूल भी पढ़ाते हैं, कोचिंग भी पढ़ाते हैं, माता पिता भी अपने तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन ये कड़ियाँ आपस में ना थोड़ा सा काफी ठीक से गड़बड़ हो बैठ गई। नहीं पाती है। और एक बच्चे के लाइफ के लिए मैं फिर से कहूँगा कि शीट एंकर उसके माता पिता होते हैं। तो इसलिए माता पिता की जिम्मेदारी बनती है, चाहे आपके कहे से चले, चाहे नारायण मूर्ति के कहे से चले, चाहे डॉक्टर सैंकी के कहे से चाहे। आज एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अभी मैं यहाँ एक गूगल सर्च मारूं पेरेंटिंग के बारे में, तो इतने सारे आर्टिकल्स हैं कि मैं पढ़। अच्छा, एक छोटा 30 सेकंड वाला जवाब। एक सक्सेसफुल स्टूडेंट वो क्या बनता है ये अलग इशू है, एक सक्सेसफुल इंसान ही बन जाता है। उसमें पेरेंटिंग का कितना हिस्सा है और उसका खुद का कितना हिस्सा है? बहुत ज़्यादा है। देखिए, हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं जहाँ पर लोगों के पास शायद पेरेंट्स भी नहीं थे, पर वो क्या से क्या बने। लेकिन जहाँ जो अवेलेबल है, तो पेरेंट्स से माता पिता, अब गांधी जी का ये, उन्होंने कई जगह लिखा है कि मैंने अपनी माता से ये सीखा, विवेकानंद की माँ से सीखा, पिता से सीखा। तो पेरेंटिंग का तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल है। आप जो कह रहे हैं, मनोज जी भी जो कह रहे हैं, बाकी सब ने, कि हमें कोई चीज इम्पोज नहीं करनी, हमें कोई चीज गढ़ के नहीं लगानी, लेकिन हाँ, नेचुरली जो चीजें अच्छी हो सकती हैं, नेचुरली आप उनको जैसे इंस्पायर कर सकते हो, नेचुरली आप उनका जैसे साथ दे सकते हो, बस उतना वैसे है। तो ओके, शुभ्रा जी 10 सेकंड में आपका पेरेंटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पेरेंटिंग, सॉरी आपकी आवाज। यस बिल्कुल, पेरेंटिंग। Parenting, I think, is the root. I mean, parenting ke bina we all are, you know, I can't imagine myself, because I think whatever I am today, it is because of my parenting. I owe everything to my parents. तो parenting के बिना तो मुझे लगता है एक बच्चा आगे बढ़ ही नहीं सकता. And hats off to those बच्चास, to those people जिनके parents नहीं थे and still they are doing so well. लेकिन उनके अंदर genetically, inherently उनकी values जरूर आई होंगी. I'm very sure about it. समाज में एक्सेप्शंस से रूल नहीं बनते। बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि कलकत्ता में एक रिक्शा चलाने का बच्चा IAS हो गया, उसने CA टॉप कर दिया। एक्सेप्शंस नेवर मेक रूल। लेकिन बेसिक ये है कि पेरेंटिंग डिसाइड करती है कि आप अपने जीवन में क्या करें। कच्चे घड़े की तरह होते हैं, कुम्हार की तरह, जैसा बना दिया आप वैसा बनेंगे। लेटर स्पिरिट में ये है बात कि आप अपने बच्चे के भविष्य निर्माता हैं। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, ये ब्रह्म सत्य है, ये आप समझ लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का।